हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सब ठीक हो? चलो जी, बहुत बढ़िया। आपको होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क, हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस का दिया था ना। वो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर आपको दिए थे फर्स्ट टू फोर्थ। तो फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट, हाँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका तो आंसर ऑलरेडी गिवन था अपने उसमें, बुक में, और मैंने करवा भी दिया था। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया था क्या? हाँ, सेकंड, सेकंड का नोट, सेकंड का नोट ये वाला, इंडिविजुअल नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन वुड बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनोगे? इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द कंडीशन। या तो वो 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट हो, मतलब इन्होंने क्या कहते हैं, उल्टा लिख रखा है। ओआर, अपन क्या करते थे, ओआर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी कि 10 में से 2 साल रेजिडेंट हो और 730 दिन रहे 7 सालों में। इन्होंने उसको रिवर्स करके लिख रखा है नेगेटिव सेंस में, कि नॉट ऑर्डिनरी तब बनोगे जब 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट हो। 9 साल नॉन रेजिडेंट का मतलब मैक्सिमम 1 साल रेजिडेंट। तो 1 साल रेजिडेंट होगा तो वो नोट एनओआर ही बनेगा, क्योंकि 2 साल होगा तभी वो आर बनेगा, ओआर बनेगा। इसके अलावा 730 दिन रह जाएगा तो ओआर बन जाएगा। तो इसने लिख रखा है 729 दिन रहे, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नेगेटिव सेंस में लिख रखा है। तो इसके अलावा अब चलते हैं आगे, और सेकंड क्वेश्चन में कोई और डाउट हो तो बताओ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 में बताओ। एलिजिबल वोएज, एलिजिबल वोएज, वोएज का तो मतलब यही होता है शिप, और एलिजिबल का मतलब है कि भाई कौन कौन सी शिप एलिजिबल है। तो वो वही है कि भाई इंडियन शिप होनी चाहिए, फॉरेन गोइंग होनी चाहिए, फॉरेन जा रही हो या फॉरेन से वापस आई हो, इंडियन शिप होनी चाहिए। इसके अलावा चाहे वो गुड्स कैरी करती हो चाहे पैसेंजर कैरी करती हो, इसको अपन एलिजिबल वॉयज बोलते हैं। इसके अलावा देखो और क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2, फोर्थ, हाँ फोर्थ में बोलो। सर इसमें एचएफ है और हाँ जी, कर्ता वाला पॉइंट है, तो हाँ, इसमें वो 15 लाख वाला केस नहीं लग सकता? नहीं नहीं नहीं, एचयूएफ के केस में सिर्फ 2 बातें चेक करनी है। वो नहीं, ये है, मैं पहले एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है, और वो जो चेक करना है उसमें सिर्फ ये देखना है आपको कि एचयूएफ का प्लेस ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है, कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ पर है। सर इसमें अगर, ई का पूछा तो ई के अंदर तो देख ही सकते हैं क्योंकि वो हाँ, जब ई का निकालेंगे ना तब अपन वो वाला पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि ई इंडिविजुअल है। लेकिन जब एचयूएफ का ए पार्ट में करेंगे, ए पार्ट में ई का है, बी पार्ट में एचयूएफ का है, तो जब एचयूएफ का करेंगे तब तो अपन यही देखेंगे कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ है, वो फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो एचयूएफ बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। ना, ई का ही पूछ रहा हूँ सर, ई में 15 लाख वाला पॉइंट ई क्यों नहीं में, लगा? ई में देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो बिजनेस ऑफ एचयूएफ ट्रांजैक्शन मिस्टर ई करता था, जो कोलकाता में जन्म हुआ, विजिट इंडिया करता है, आफ्टर 15 साल बाद इंडिया में आया है 25-26 में, और 1/4/25 को आया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस चला गया। तो लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन दिस डेट, बिल्कुल ठीक है आपका, कि भाई वो अपना रहता है बाहर, आया है विजिट के लिए इंडिया के अंदर, तो अपने को वो 15 लाख वाला पॉइंट लगा लें। बट पॉइंट ये है कि भाई उसको लगाने, लगा भी लो आप तब भी, क्योंकि 182 दिन से ज्यादा रहा है। तो अगर वो 15 लाख से कम इनकम होगी तब भी 182 दिन से ऊपर रहते हो तो आप रेजिडेंट माने जाते हो, और अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा भी है तो भी अगर 182 दिन से ऊपर रहते हो तो रेजिडेंट माने जाते हो। तो क्योंकि ये रहा 182 से ऊपर है तो हमेशा ही रेजिडेंट बनेगा। तो चाहे आप 15 लाख का पॉइंट लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई हो रही है फिर तो हर बंदा ही रेजिडेंट बन जाता है, तो इसलिए ये रेजिडेंट बन जाएगा। हाँ, बात आती है कि ओआर चेक करना है या एनओआर चेक करना है, उसके लिए तो अगर वो 15 लाख वाला पॉइंट लगाएं और 120 से 182 के बीच में हो तब वो एनओआर होता है। बट यहां 182 से ऊपर है तो हमेशा वो आर बनेगा, और उसके बाद आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी।
तो इसलिए इन्होंने एडिशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, तो वो NOR बन गया। ठीक है, 182 से ऊपर होने की वजह से अपन ने 15 लाख वाला पॉइंट नहीं लिखा यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, नहीं दिया, 6 9th दिया था, क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड तो बता दिया, थर्ड तो पहले ही बता दिया, तभी तो फोर्थ आया, थर्ड के बाद ही आया। मैंने बोला था थर्ड बता दो, तो थर्ड आपने इसमें आंसर पढ़ा ही नहीं और किसी ने डाउट ही नहीं पूछा। हाँ, कंक्लूजन यही है, नॉन रेजिडेंट बनेगा। और 2 लाइन में लिखना है, वो 2 लाइन क्या है देख लो आप। क्या हो गया? हाँ, 2 मार्क का होता है तो आपको बस इतना ही लिखना है जितना यहां दे रखा है। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन इतना ही लिखना है जितना दे रखा है। 4 मार्क का वैसे आएगा भी नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था 5 दिया नहीं, 6 दिया नहीं, 7 दिया नहीं, 9th दिया था। ये रोल 9th क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर प्रोविजन भी लिख रखा है और आप देख लो। फाइनल आंसर तो देखो क्या आ रहा है, मैं बता देता हूं आपको। पहले सारे प्रोविजन लिख रखे हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि नॉन रेजिडेंट बन रहा है। फाइनल आंसर तो नॉन रेजिडेंट है, बट लिखना क्या है वो देख लो, मैं बता भी देता हूँ। पहले तो वही लिख रखा है कि भाई 182 दिन या वो वाली बातें लिख रखी हैं। पहले तो 6(1) की जो कंडीशन होती है वो लिख रखी है यहां तक। फिर लिख रखा है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, और ही मस्ट, हाँ तो पहली बेसिक कंडीशन चेक करेंगे उस केस में, 182 डेज वाली चेक करेंगे बस एक ही। और फिर लिख रखा है इन द करंट केस वो 175 डेज रहा है, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं अपना बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, ये इसका आंसर है। 22 डेज क्यों लिए हैं, किस में 22 डेज क्यों लिए हैं? सितंबर के महीने में 22 ही लेंगे, और 22 ही लेंगे, और कितने ले? बाहर का तब माना जाता है जब वो शिप का अगर वो मेंबर हो, CDC पे साइन करे। इसमें बाहर का नहीं माना जाता, ये इंडिया में माना जाएगा 22वां दिन भी। इसके अलावा देखो नेक्स्ट, एग्जैक्टली इसको क्या सेंटेंसेस में लिखना है ये आप अपना स्टडी मटेरियल से मैच कर सकते हो। और वैसे मैंने आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता दिया। इसमें कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, लिखवा के देख चुका हूं मैं, तो इसीलिए इसको मैं लिखवा के नहीं देख रहा, और आंसर मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली एक एक लाइन देखनी है तो स्टडी मटेरियल से देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में भी यही चीज है कि पहले तो लिख रखा है कि रेजिडेंट आ जाएगा, और क्यों आ जाएगा रेजिडेंट, क्योंकि वो मोर देन 182 डेज रहा है। वो अपना 1424 को इंडिया में आया था, तो इसका मतलब जो अपना अपना साल है 25-26, उसमें 365 दिन इंडिया में रहा है। 365 दिन इंडिया में रहा है तो रेजिडेंट बन गया। अब बात आती है कि OR बनेगा या NOR बनेगा, तो उसके लिए उन्होंने बता दिया कि OR बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो 2 बातें करनी पड़ती हैं। तो उसने कहा कि भाई ये अपना OR बनेगा नहीं, पहले तो वो लिख दिया OR बनने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर लिख दिया कि भाई ये जो है वो अपना बनेगा R बट NOR। क्यों, ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि उसने पिछले 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट है, तो पिछले 9 सालों में नॉन रेजिडेंट है, और 2 साल में नहीं है वो रेजिडेंट, इसीलिए वो बन जाएगा। और दूसरा, जो दूसरी कंडीशन होती है कि पिछले सालों में 7 सालों में 730 दिन आना चाहिए, वो भी नहीं करा इसने, क्योंकि ही स्टेड ओनली फॉर 545 डेज इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो पिछले 7 सालों में सिर्फ 545 दिन रहा है, 730 से कम रहा है, तो इसीलिए वो बन जाएगा R बट NOR। तो R बट NOR बन जाएगा वो, R बट NOR ये आंसर आएगा। तो लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया। लिखना कैसे है, सेम वही, जरूरी नहीं होता कि ICA ने जो स्ट्रक्चर दिया वही करना है। आपको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, पहले एक्ट वो लिखो, एक्ट लिखो, फिर उसके बाद इस करंट केस में क्या हुआ वो लिखो, और लास्ट में कंक्लूजन क्या है वो लिखो। एग्जैक्टली इनकी लाइन देखनी हो तो स्टडी मटेरियल से देख लेना। बाकी मैंने क्या कहते हैं आपको मोटा मोटी बता दिया कि इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है आंसर की। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 10।
आपका जो आंसर है उसमें आप भी यही करके आए थे, आर बटा एन ओ आर। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा दिया था? बस इतना ही था। तो 182 डेज का क्या लॉजिक है, मतलब? हाँ, 182 डेज क्यों देखते हैं भाई? 6 महीने क्यों नहीं देखते? और हाँ, लगभग हो गए। 365 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? हाँ जी, बस उससे 122 आ गया। आधा साल रहा हो। हाँ, यही है बेटा कि हाफ ईयर कम से कम रहा हो, तब उसको हमारा इंडिया का मान लेंगे। यही सोच के दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। नॉर्मली हर जगह यही रूल्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि इंडिया इंडिया में ये रूल है। नॉर्मली हर जगह यही रूल होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया था। चैप्टर नंबर 2 में कौन से पेज पे आ गए थे, फटाफट बताइए। चैप्टर नंबर 2 में कहां तक आ गए थे? हाँ जी, बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन 5 करवा रहा था, बिल्कुल ठीक याद दिलाया। तो पहले मैं फटाफट से इसको यहां तक मैंने करा दिया था, वो रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। तो और अपना टारगेट भी ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात भी है, यहां तक की बातों में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा था 5 वो कंप्लीट कर देता हूं, और यहां तक की बातें एक बार रिवाइज भी करा देता हूं। बताइए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो कल मैंने आपको सब सारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस था वो तो याद करवा दिया था। जो हमारा ये वाला टॉपिक है मैं ये रिवाइज करा देता हूं कि भाई इनकम नंबर 1, 2 और 3 का क्या सीन था। तो मैंने आपको इनकम नंबर 1 के बारे में बताया था कि अगर जो है वो बंदा का जो अक्रूवल है, वो इनकम है, वो इनकम या तो अक्रू इंडिया में हो या रिसीव इंडिया में हो, तो उस केस में अपन उसको मानते हैं इनकम नंबर 1। अगर जो 1 नहीं है उसको अपन मानते हैं 2 या 3। बट 2 क्या होता है? जो 1 ना हो वो प्लस के, उसमें एक कंडीशन और थी कि भाई बिजनेस अगर है तो उसका कंट्रोल इंडिया से है, प्रोफेशन अगर है तो उसका सेटअप इंडिया में है, तो उसके केस में वो इनकम नंबर 2 बनती है। 3 वो है जो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, वो आपकी 3 बनेगी। अब इसमें होता क्या है, 1 जो है वो सबको टैक्सेबल होती है, 2 जो है वो सिर्फ टैक्सेबल होती है ओआर एंड एनओआर को, और 3 जो है वो टैक्सेबल होती है सिर्फ और सिर्फ ओआर को। तो 1 टैक्सेबल होती है सबको, 2 टैक्सेबल होती है आरओआर और एनओआर को, और 3 टैक्सेबल होती है सिर्फ ओआर को। ये बातें बताई थी। फिर कंपनी के केस में स्टेटस 2 ही होते हैं, आर और एनआर। उस केस में इनकम नंबर 1 टैक्सेबल होती है सबको, मतलब दोनों को। 2 और 3 ये जो टैक्सेबल होती हैं सिर्फ आर को टैक्सेबल होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके नीचे वाली बातें बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन जो कर रहे थे वो फटाफट से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 था वो, और फटाफट से मेरे को बताना एक बार। कल अपन ने किया था। चलो जी, अब आ जाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे 2 पार्ट में करवा चुका था आपको। चलो जी, अब बताओ। हाँ, क्वेश्चन था ये अपने पास 5th, तो इसके कौन से पॉइंट करा दिए थे मैंने? 2। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में है बेटा, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। लंदन में प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था अगर इंडिया की प्रॉपर्टी होती है तो वो अक्रू इन इंडिया माना जाता है। अब लंदन की प्रॉपर्टी है तो अक्रू इन लंदन माना जाएगा। डिपोजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, और डिपॉजिट भी कहां किया? लंदन में। सब कुछ लंदन हो गया, रिसीव भी लंदन, और क्या कहते हैं अपना अक्रू भी लंदन। इसका मतलब इनकम नंबर 1 तो नहीं है। उसके बाद लिख रखा है लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया।
भाई रेमिटेंस याद करो, मैंने आपको बताया था रेमिटेंस को ध्यान नहीं रखा जाता। फर्स्ट टाइम कहां मिली थी ये देखा जाता है कि भाई पहली बार जब रेंट मिला, वो रेंट कहां था, वो लंदन में मिला है, तो इसीलिए उसको रिसीव इन लंदन माना जाएगा। बाद में मैं अगर लंदन के बैंक अकाउंट से निकलवा कर इंडिया लेकर आ जाऊं, वो मेरे को रिसीव इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए ये माना जाएगा इनकम नंबर 1 तो नहीं है, 2 होगा या 3 होगा। अब 2 यहां पर क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है। 2 के लिए चाहिए होता है बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो या प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में हो। ये रेंट रिसीव करना ना तो बिजनेस है ना प्रोफेशन है, इसीलिए 2 भी नहीं आएगा। तो इनकम नंबर कौन सी बनेगी, 3। और फिर सिर्फ टैक्सेबल किसको होगी, ओ आर को। तो आइए इसको लिख लेते हैं, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। तो भाई इसका लॉजिक क्या लिखोगे, लॉजिक लिखोगे कि ये नीदर अक्रू नोर रिसीव, नीदर अक्रू नोर रिसीव इन इंडिया, hence taxable only to OR। तो OR को टैक्सेबल हो जाएगी बच्चों, और OR को कितना टैक्सेबल होगा। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है क्या कहते हैं अपना 75,000 है जो कि रेंट है। रेंट के केस में बेटा क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड बनता है, और ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है। और जब रेंट रिसीव होता है, 75,000 रिसीव हुआ, इसमें से बेटा 30% की छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। क्यों मिलती है, क्या रीजन है, सारी कहानी जानेंगे जब अपन ये चैप्टर करेंगे। और 30% ही क्यों मिलती है, ज्यादा क्यों नहीं, सब लॉजिक्स आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए अपना वो चैप्टर नहीं है, इसको एक बार लिख लो। तो रेंट में से 30% की छूट मिलती है सबको, फिक्स है ये, सबको, कुछ करो ना करो, क्योंकि नाम इसका क्या है, स्टैंडर्ड, मतलब सबको मिलती मिलती है। तो रेंट फुली टैक्सेबल नहीं होता, 30% उसमें छूट मिलती है, बाकी टैक्सेबल होता है। बताना इसका 30% कितना, 22,500, रिमेनिंग आ गया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 52,500। इसको वर्किंग नोट में भी कर सकते थे, मैंने यहीं कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई रेंट के केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है, और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब ये 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलती है, उसके सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए अपन ना इतना लिख लीजिए आप। बताइए लिख लिया आपने। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, तो सी पॉइंट आपने लिख लिया, सारे बच्चों ने सी पॉइंट नोट कर लिया क्या, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, हो पता लग गया, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब अक्रू इन इंडिया। अब अक्रू इन इंडिया हो गया तो इनकम नंबर बन गई 1, और वो सबको टैक्सेबल हो जाएगी। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड कहां टैक्सेबल होता है जानते हो, कौन से हेड में, डिविडेंड कौन से हेड में, अरे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन में नहीं होता। कैपिटल गेन में तब होता है जब शेयर्स बेचो। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसके बारे में आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे सिंस अक्रूड इन इंडिया, तो टैक्सेबल टू ऑल, टैक्सेबल टू ऑल। कितनी अमाउंट थी, इसमें से कोई भी छूट नहीं मिलती बेटा, इसमें से कोई छूट नहीं मिलती, ये फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट ई पॉइंट, बताओ बेटा, ये डी पॉइंट लिख लिया सबने, लिख लिया डी पॉइंट। चलो नेक्स्ट ई पॉइंट, चलो भाई ई पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात इज फुली एग्जाम्ड। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में हो तो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो सबको एग्जाम्ट होती है। तो एग्रीकल्चर
इनकम फ्रॉम लैंड इन इंडिया। इसका एक तरीका तो है सीधा आप नीचे नोट में लिख दो कि एग्जम्प्ट है, या फिर यहां लिखकर और यहां एग्जम्प्ट लिख दो। तो दो तरीके हैं, या तो यहां लिखकर एग्जम्प्ट कर दो या नीचे नोट में लिख दो एग्जम्प्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन होता है समाप्त, और टोटल कर लो। पहले बंदे का आंसर कितना आ गया? 83। दूसरे का और तीसरे का। तो इस तरह से ही हमें क्वेश्चन करने हैं। आज जो मैं जो क्वेश्चन दूंगा घर से वो ऐसे ही करके आने हैं। बताओ जी, लिख लिया आपने? फटाफट लिख लो, फिर चलते हैं कुछ बचा हुआ जो प्रोविजन है हमारे इस चैप्टर के, उनको कंप्लीट करते हैं। आई थिंक सबने लिख लिए हैं। हाँ जी, होमवर्क भी नोट करवा देता हूं मैं आपको। आपको अभी कहां तक क्वेश्चन कर चुके आप? हाँ जी, हाँ, फिफ्थ तो मैंने करा ही दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। सेवेंथ भी नहीं हुआ। एट्थ करना है आपको घर से, एक तो ये एट्थ घर से करना है, एक 11th घर से करना है। एट्थ 11th, एट्थ 11th, 14, 15, बस अभी ये 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और बाद में देखता हूं, अगर होगा तो कोई दूंगा, अदरवाइज ये 4 क्वेश्चन करके आने हैं। अब आ जाते हैं सीधा। हाँ जी, गिफ्ट टैक्सेबल होता है। गिफ्ट 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल होता है। हाँ जी, किस फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में? फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर रिसीव्ड इन इंडिया होता तो इनकम नंबर 1 बन जाती और सबको टैक्सेबल हो जाती। चलिए जी, अब आ जाते हैं, आपका जो पॉइंट रह गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। बताना मेरे को कौन सा पेज था वो। हाँ जी, ये रहा, पेज नंबर 10 पे आते हैं। सबसे पहले नीचे लिख रखा है शिप वोयज का मतलब क्या होता है, जो आज मैंने आपको बता ही दिया कि वो चाहे पैसेंजर कैरी करे चाहे फ्रेट, फ्रेट मतलब गुड्स, सामान कैरी करे, एक ही बात है, वो अपना हमारे लिए एक ही बात है, शिप है। सेकंड, सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन फॉरेन गोइंग शिप रिसीव्ड इन एनआरई अकाउंट शैल नॉट बी टैक्सेबल। समझाता हूं क्या है ये। सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये हमारी शिप है, जो शिप इंडिया से बाहर जा रही है, और वो इंडिया से बाहर जा चुकी है, शिप पहुंच चुकी है दूसरी किसी कंट्री में, या नहीं पहुंची, समुद्र में है, पानी में है। तो जो यहां पर पानी में ये जॉब कर रहा है बंदा, और पानी में जॉब कर रहा है, अब पानी में शिप रहती है 2 महीने 3 महीने, तो ये बंदा मान लो क्योंकि पानी में ज्यादा रहता है तो ये एनआर बन गया। एनआर क्यों बन गया? क्योंकि भाई आपको पता है जो शिप में बाहर जाता है उसके लिए कितनी फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और फर्स्ट बेसिक कंडीशन में कितना होता है? 182 डेज। तो 182 डेज होता है, अगर उससे कम रहेगा तो क्या बन जाएगा? एनआर। तो मान लो ये जो बंदा है ये इंडिया में रहा 179 डेज, तो ये बन गया एनआर। तो ये एनआर बन गया, तो अब क्या होगा कि एनआर बन गया तो इसको सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? जो ये इंडिया की धरती से कमाएगा, इनकम नंबर 1 होगी, वही उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी। या फिर उसके इंडिया के बैंक अकाउंट में जो पैसा मिलेगा वो भी उसको इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल। अब ये सैलरी जो हो रहा है, ये जो कमा रहा है, ये यहां अपना इसके ऊपर है, शिप के ऊपर है, यहां सैलरी जो कमा रहा है, ये सैलरी जो कमा रहा है, बताओ क्या ये सैलरी अक्रू कहां हो रही है? ये अक्रू कहां हो रही है? ये आउटसाइड इंडिया अक्रू हो रही है, अक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया। क्योंकि जिस दिन ये सीडीसी पे साइन करता है उसी दिन इसको मान लिया जाता है कि इंडिया से बाहर चला गया, तो ये इंडिया से बाहर अक्रू हो रही है सैलरी।
मैंने आपको बोला था सैलरी के केस में देखा जाता है कि भाई जब आप सैलरी कमा रहे हो उस टाइम आपके पांव कहां थे, आप फिजिकली कहां थे। फिजिकली ये इंडिया से बाहर है तो इसलिए ये सैलरी अक्रू कहां हो रही है, इंडिया से बाहर। तो इनकम नंबर 1 तो नहीं बनेगी क्योंकि अक्रू बाहर हो रही है, बट रिसीव तो इंडिया में हो सकती है ना। रिसीव इंडिया में हो सकती है क्योंकि अगर इसका बैंक अकाउंट कहां का होगा, इंडिया का, तो इसका मतलब रिसीव कहां हो जाएगी, इंडिया में। अब यहां क्या हुआ बेटा, अब ये बंदा ना एनआरआई, ये डर रहा है इंडिया में बैंक अकाउंट खुलवाने से। है इंडिया का, रहता इंडिया में है, घर इसका इंडिया में है, पर समस्या क्या है कि ये सैलरी कमाता बाहर से है। अब मेरा एक दोस्त है जो क्या कहते हैं नेवी इसी में है, आई मीन शिप में जाता रहता है वो भी। तो वो भी अपना ऐसा होता है 2 महीने 3 महीने, वो +1 +2 में मेरे साथ था, पढ़ता नहीं था तो वो शिप में लग गया। तो वो अपना क्या कहते हैं वो जाता रहता है इंडिया से बाहर, काफी टाइम पे जाता रहता है। तो उस केस में उसका बैंक अकाउंट तो यही है हिसार में, तो सैलरी उसको कहां रिसीव होती है, हिसार में, इंडिया में। तो ये सैलरी उसको क्या हो जाती है, टैक्सेबल। तो अब ये डरता है कि इंडिया में बैंक अकाउंट ना खुलवाए। क्यों ना खुलवाए इंडिया में बैंक अकाउंट, क्योंकि अक्रू तो बाहर हो रही है, अगर इंडिया में बैंक अकाउंट खुलवाएगा तो सैलरी रिसीव कहां हो जाएगी, इंडिया में। अब है तो इंडिया का, और बैंक अकाउंट खुलवाने कहां जाए, पाकिस्तान जाए, कहां जाए, कहां बैंक अकाउंट खुलवाए जब है ही इंडिया का। तो इसीलिए बैंक अकाउंट इंडिया में है। अब इसकी सैलरी टैक्सेबल हो जाती है तो ये डरता है। गवर्नमेंट ने ना इनको एक ऑप्शन दिया कि तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल टाइप का बैंक अकाउंट खोलते हैं, और उस स्पेशल टाइप के बैंक अकाउंट को हम बोलते हैं एनआरई अकाउंट। देखो क्या लिख रखा है कि नॉन रेजिडेंट जो बंदा होता है, जो आउटसाइड इंडिया जॉब करता है, या तो शिप पे जॉब करता है, किसी भी वजह से बाहर जॉब कर रहा है, जैसे तो दुबई में रह रहे हैं लोग, दुबई में जॉब कर रहे हैं, वो बंदे भी हो सकता है एनआरओ। जो दुबई में जॉब कर रहा है वो हो सकता है एनआरओ, क्योंकि दुबई में रह रहा है। वो भी इंडिया में पैसा नहीं लेकर आते। इंडिया में क्यों पैसा नहीं लेकर आते, क्योंकि भाई उनको लगता है कि इंडिया में अगर मैं सैलरी रिसीव करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई यार तुम भारत देश के पुत्र हो तो अपना पैसा इंडिया में लाओ। यार पैसा इंडिया में ले आए तो टैक्सेबल हो जाता है, समस्या यही है। तो गवर्नमेंट ने ना इनके लिए एक स्पेशल अकाउंट की बात करी, उस अकाउंट का नाम होता है एनआरई अकाउंट। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एक्सटर्नल अकाउंट का मतलब होता है कि इस अकाउंट में पैसा बाहर की करेंसी में ही डलता है, और ये पैसा जो है इंडिया में बैंक अकाउंट, बट इसको एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं कि भाई तुम पैसा बाहर से लाओ, बाहर यूज करो। तो इसके अगर इस अकाउंट में पैसा डलवाओगे तो फिर इसको इनकम नंबर 1 नहीं माना जाता, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ नॉन रेजिडेंट का खुलता है। इसमें आप पैसा डलवाओगे तो इनकम नंबर 1 नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको रिसीव्ड इन इंडिया माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल अकाउंट है। तो इसको रिसीव्ड इन इंडिया माना ही नहीं जाएगा। तो देखो क्या लिख रखा है कि भाई ये एनआर है और ये अब इसकी सैलरी आती है, तो एक खोलेंगे हम बैंक अकाउंट इंडिया में, एक बैंक अकाउंट खोलेंगे इंडिया में, बट कौन सी कैटेगरी का, एनआरई, जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। इस अकाउंट को बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट होगा ना, इस अकाउंट में ये सैलरी डलेगी, ये सैलरी डलेगी इस अकाउंट में। क्या इसको अक्रू आउटसाइड इंडिया है, और इसको क्या माना जाएगा, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो ये सैलरी को जो है रिसीव भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है तो इंडिया में, बट इसको हम इंडिया में मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते इसको इंडिया में, ताकि इस बंदे की सैलरी को अपन इंडिया में टैक्सेबल ना करें। हमने गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। ये क्यों रिलीफ दिया है, गवर्नमेंट चाहती है कि ये बेचारा बाहर है तो कम से कम पैसा तो इंडिया में आ जाए। अभी वो इंडिया में पैसा क्यों नहीं लेकर आता, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग जाता है, टैक्स। तो टैक्स के चक्कर में हमारा कीमती पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि तुम ये वाला अकाउंट खुलवा लो, एनआरई। मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं नहीं खुलवा सकता, ये सिर्फ जो है एनआर ही खुलवा सकता है, जो फेमा आरबीआई के अकॉर्डिंग एनआरओ आरबीआई की परमिशन से ही खुलता है, मैं नहीं खुलवा सकता। तो ये एनआरई अकाउंट खुलवाएगा और उसमें सैलरी डालेगा। वो सैलरी को इनकम नंबर 1 नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, अक्रू भी आउटसाइड इंडिया है, इसलिए बनेगी इनकम नंबर कौन सी, 3 बनेगी। और इनकम नंबर 3 बनेगी तो फिर इसको एनआर को टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एनआर को टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इनकम नंबर क्या बन जाएगी बेटा, 3, और वो सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है, ओआर को। बट ये बंदा कौन है, एनआर, तो इसको टैक्सेबल नहीं होगी। समझ आ गया बेटा आपको। ये इनकम टैक्सेबल कहां होगी,
भाई इंडिया में तो होगी नहीं, कहीं भी नहीं होगी। अब क्योंकि ये तो अपना पानी में ही चली जा रहा है, तो पानी में चली जा रहा है तो क्या कहते हैं अपना, कहीं नहीं होगी टैक्सेबल। क्योंकि अगर मान लो किसी देश में रहेगा, वहां का रेजिडेंट बनेगा या वहां अपना अक्रू करेगा तो वहां टैक्सेबल होगी, बट ये किसी देश में रह ही नहीं रहा, पानी में ही रह रहा है। हाँ नहीं, 661A वाला लग जाएगा भाई, 661A वाला लग गया ना, फिर तो क्या कहते हैं अपना, इंडिया में, इंडिया में तो फिर भी टैक्सेबल नहीं होगी। इंडिया में क्यों टैक्सेबल नहीं होगी? क्योंकि जो बंदा आर बट एनओआर होता है, आर बट एनओआर को भी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? आर बट एनओआर को भी इनकम नंबर 1 और इनकम नंबर 2 टैक्सेबल होती है, बट ये इनकम नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, कौन सी है? 3। ये तो किसी को टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये इनकम नंबर 3 है, वो किसी को टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ ओआर को टैक्सेबल होती है। ओआर ये है ही नहीं, इंडिया में रहता ही नहीं है ज्यादा। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली, तो ये वाली बात, अच्छा एक और बात बता दूं, इससे जुड़ी हुई है, फिर आपको मैं अदर सोर्सेज के चैप्टर में दोबारा डायग्राम नहीं बनवाऊंगा। ये जो एनआरई अकाउंट होता है ना, इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। सेम लॉजिक है, इस अकाउंट का जो इंटरेस्ट होगा वो भी एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि ये अकाउंट ही एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब इंडिया से बाहर माना जा रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इंडिया से बाहर माना जाएगा, वो भी इनकम नंबर 3 बनेगा और वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्कस करेंगे। मैं बस वहां पढ़वा दूंगा, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि यहां समझा दिया। और वो इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा। बताओ बेटा, समझ आ गया ये सब कुछ? किसी को समझ नहीं आया? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। जो बंदा एनआर है, वो एनआर की और सैलरी उसको बाहर से मिल रही है, तो सैलरी अक्रू कहां हो रही है? बाहर। रिसीव कहां हो रही है? इंडिया में। बट अगर वो एक अकाउंट खुलवा ले, कौन से वाला? एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो उस अकाउंट को इंडिया से क्या माना जाता है? बाहर। तो सैलरी रिसीव भी कहां मानी जाएगी? बाहर। और अगर बाहर मानी जाएगी तो इनकम नंबर बन जाएगी 3, और वो फिर एनआर को टैक्सेबल नहीं होगी। और उस अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसको टैक्सेबल नहीं होगा। अब ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये सेकंड पॉइंट भी हो गया खत्म। थर्ड पॉइंट, रेमिटेंस। ये इसका कल मैंने एग्जांपल दे दिया था थर्ड पॉइंट का। वो क्या एग्जांपल था, याद है बच्चों? क्या था? सब भूल गए? ओ मैं दुबई गया और दुबई जाकर बुर्ज खलीफा में मैंने सैलरी ली, या बुर्ज खलीफा में मैंने ऑडिट फीस ली, और वो ऑडिट फीस लेकर फिर बैग में डालकर मैं इंडिया आ गया। तो बताओ क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? नहीं। मैंने क्या बोला था? वो फर्स्ट, जब मैंने लक्ष्मी को छुआ, लक्ष्मी माता को छुआ, तो पहली बार मेरे हाथ पैर कहां थे? तो वो मैं दुबई में था। तो इसीलिए वो रिसीव कहां मानी जाएगी? दुबई में। और रिसीव दुबई में मानी जाएगी तो इसका मतलब बाद में मैंने रेमिट की इंडिया में। और रेमिटेंस को जो है अपन क्या करते हैं? इग्नोर, रेमिटेंस को नहीं देखते। फर्स्ट टाइम कहां अपने जो है ली सैलरी, वो देखा जाता है। फर्स्ट टाइम अपने वो इनकम कहां ली, वो देखा जाता है। देखो क्या लिखा रखा है, रेमिटेंस ऑफ इनकम received one from one place to another place does not constitute receipt of income। रेमिटेंस को इग्नोर किया जाता है। रिसीट ऑफ इनकम का मतलब होता है ओनली व्हेन फर्स्ट ओकेजन व्हेन रेसिपिएंट गेट्स मनी। पहली बार आपको पैसा कहां मिला, आपके हाथ कहां थे वो देखो। पहली बार आप कहां थे वो देखो। पहली बार आप जहां पर भी थे वही आपका माना जाएगा कि आपको इनकम रिसीव कहां हुई है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन स्टिल बता देता हूं। इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया shall not be deemed to receive in India just because such income is considered while preparing balance sheet in India। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है बेटा, कोई इंडिया की कंपनी है, जैसे उसका नाम है इन्फोसिस, और इस कंपनी से सैलरी मिलती है, किसी बाहर बंदा रहता है अमेरिका में, अमेरिका में बंदा रहता है। ये इन्फोसिस वालों ने बहुत सारे अपने बंदे भेज रखे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के अंदर। अभी उनके लेकर ही H1 वीजा के कुछ इशू चल रहे थे, ट्रंप ने उनके ऊपर काफी पेनल्टी लगा रखी है। तो ये जो अमेरिका में बंदे रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये।
और ये जो अपना बाहर रहते हैं इनके बारे में बात है कि इन्फोसिस कंपनी इनको सैलरी देती है 1 करोड़ रुपए का पैकेज, और वो डलता है उनके अमेरिका के बैंक अकाउंट में। अमेरिका के अंदर जो बैंक अकाउंट होता है उसी में ये 1 करोड़ रुपए डलते हैं। तो ये 1 करोड़ रुपए वहीं जाते हैं अमेरिका के बैंक अकाउंट के अंदर, और बैंक अकाउंट भी अमेरिका में है और वो रहता भी अमेरिका में है। तो वो क्या कहते हैं, ये बंदा हो गया एनआर, रहता भी वहीं है, तो वहीं रहता है, वहीं रह के काम करता है, वहीं रहता है, वहीं काम करता है, बट सैलरी मिल रही है इंडिया की कंपनी से। सैलरी मिल रही है इंडिया की कंपनी से, इंडियन कंपनी से। अब क्या ये इंडियन कंपनी जब इसकी पिंडल अकाउंट बनाएगी, जब ये इंडियन कंपनी अपना पिंडल अकाउंट बनाएगी, उस पिंडल अकाउंट में ये सैलरी का खर्चा दिखाएगी, ये सैलरी डेबिट करेगी, 1 करोड़ रुपए सैलरी जो है वो पिंडल अकाउंट में डेबिट करेगी। ठीक है। अब बात ये है कि ये जो एनआर है, जो बाहर है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, अमेरिका में रहता है, तो ये जो एनआर है वो बाहर है, अक्रू भी सैलरी बाहर हो रही है। अक्रू जो है क्या कहते हैं, आउटसाइड इंडिया हो रही है सैलरी, और रिसीव भी कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है। तो इनकम नंबर कौन सी बन गई, तो ये इनकम नंबर कौन सी बन गई, 3, और इनकम 3 बन गई तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब बात आती है कि सर ये इंडिया के अंदर किसी कंपनी के पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई नहीं पड़ेगा। हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा ही नहीं कि भाई इंडिया के कोई इंडिया की कंपनी से सैलरी लोगे तो आपको टैक्सेबल हो जाएगी, ये कोई बात नहीं होती कि इंडिया की कंपनी से सैलरी लोगे तो टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ, ये झूठ बोला था मैंने कि इंडिया की कंपनी का शेयर बेचोगे, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, इंडिया की कंपनी का शेयर बेचोगे तो वो आपको इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन इंडिया की कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपको, मैंने ये नहीं बोला कि सैलरी आपको टैक्सेबल हो जाएगी। अब रहते बाहर हो, सारा काम बाहर करते हो, अक्रू बाहर हो रही है, रिसीव बाहर हो रही है, इनकम नंबर 3 बनेगी, आपको टैक्सेबल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम इंडियन कंपनी। बताओ जी, समझ आ गया आपको? तो ये बात यहां देखो लिखी हुई है, इनकम अक्रू बाहर हो रही है, उसको हम इंडिया में रिसीव नहीं मानेंगे, जस्ट बिकॉज वो इनकम इंडिया में बैलेंस शीट बनाने में कंसिडर हुई है, इंडिया में किसी कंपनी में बैलेंस शीट बनाने में कंसिडर हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इनकम को आपकी रिसीव्ड इंडिया मान लेंगे, तो ये सैलरी उसको टैक्सेबल नहीं होगी। इस 4th पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। मतलब ये, अगर कोई बंदा बाहर रहता है, उसको बाहर सैलरी मिल रही है, और लेकिन इंडिया की कंपनी सैलरी मिल रही है, उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। हां, अगर ये इंडिया की कंपनी की जगह इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही होती तो टैक्सेबल हो जाती। मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में कि अगर इंडियन गवर्नमेंट से आप जॉब कर रहे हो, रहते बाहर हो, इंडियन गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, रहते बाहर हो, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे इंप्लॉई एम्बेसी में रहते हैं। जैसे इंडिया, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां आपको इंडिया की एम्बेसी मिलेगी। अभी यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था, ईरान में जब युद्ध हुआ, तो इंडिया की एम्बेसी थी वहां पर, और इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे थे, एम्बेसी वालों ने स्पेशल फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करी और उन स्टूडेंट्स को वापस इंडिया में भेजा और उनकी सेफ्टी को देखा। यूक्रेन में भी सेम काम हुआ, यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया ने एकदम से गोला बारूद फेंकना शुरू कर दिया, सारे स्टूडेंट्स में हाहाकार मच गया, वो एम्बेसी में जाके छुपे। कभी भी कोई भी कंट्री युद्ध करती है तो एम्बेसी को टच नहीं करती, क्योंकि वो इंडिया की एम्बेसी है। अगर वहां नुकसान करेंगे रशिया वाले तो इंडिया के साथ रिश्ते खराब होंगे। तो एम्बेसी में जाके छुपे बच्चे, और अगले दिन सुबह सुबह उनको पहली ट्रेन ढूंढकर उनके साथ दूसरी कंट्री है पोलैंड, वहां भेजा गया कि वहां वो सेफ है, वहां से फिर इंडिया की फ्लाइट ले ली। तो यूक्रेन से ऐसे इवैक्यूएट किया गया, और उसके अंदर सारा साथ निभाया एम्बेसी ने। एम्बेसी का यही काम होता है। हमारे इंडिया की एम्बेसी आपको हर कंट्री में मिलेगी, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हर कंट्री में आपको इंडिया की एम्बेसी मिलेगी। तो हमारी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, वो लोग जॉब तो कर रहे हैं बाहर, एम्बेसी बाहर है, बट तनख्वाह कहां से मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट से। तो जो भी इंप्लॉइज एम्बेसी वगैरह में, वीजा ऑफिस होते हैं, कॉन्सुलेट ऑफिस होते हैं, इन ऑफिस में बाहर जॉब कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से तनख्वाह खा रहे हैं, तो बताओ वो सैलरी उनको अक्रू कहां मानी जाएगी? सैलरी रिसीव उनको बाहर हो रही है, जॉब भी वो बाहर कर रहे हैं, तो अक्रू बाहर हो रही है, बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है तो हम डीम कर लेंगे, मान लेंगे कि अक्रू कहां हो रही है, इंडिया में। डीम्ड अक्रू इंडिया में मानी जाएगी।
तो अगर इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही हो, आप बाहर जॉब कर रहे हो, आप रह बाहर रहे हो, तो आपकी सैलरी डीम्ड अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी और आपको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप एनआर क्यों ना हो, क्योंकि डीम्ड अक्रू मानी जाएगी, इनकम नंबर बन जाएगी 1 और इनकम नंबर 1 जो है सबको टैक्सेबल होती है। अब यहां क्या फर्क है उस बात में और इस बात में, यहां सैलरी मिल रही है इंडियन गवर्नमेंट से नहीं, इंडियन कंपनी से, तो इस केस में डीम्ड अक्रू नहीं मानी जाएगी। आइए अपन जो है क्या कहते हैं, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब मैं वो वाला पॉइंट साथ में करवा देता हूं आपको, जो इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही थी उसकी बात कर रहा था मैं। तो देखो पहले कुछ पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं उसको हाईलाइट करा देता हूं, जैसे कि पेज नंबर आप आ जाओ 12 पे, मैंने लिखा था प्रॉपर्टी इंडिया में है। ये टॉपिक देखो हेडिंग क्या है, 11th कॉन्सेप्ट, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। मतलब अक्रू वैसे तो बाहर हो रही है, लेकिन मान लिया जाएगा कि अक्रू कहां हो रही है, इंडिया। वैसे तो इनकम कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है। आप फिजिकली कहां हो, आउटसाइड इंडिया। जब इनकम कमा रहे हो आप फिजिकली कहां हो, आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा कि इनकम कहां अक्रू हो रही है, इंडिया में। तो ये टॉपिक ये बोलता है कि वैसे तो आप बाहर हो, लेकिन मान लिया जाएगा कि आप बाहर नहीं हो, आप इंडिया में हो, अक्रू आपको इंडिया में हो रही है। इसमें पहला पॉइंट आपको बाद में कराऊंगा, पहले वो करवा रहा हूं जो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। जैसे कि सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टी अगर आपकी इंडिया में है तो मान लिया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है, जैसे प्रॉपर्टी को किराए पे दिया तो किराए की इनकम मान ली जाएगी कि आपको अक्रू कहां हो रही है, इंडिया में। आप कहां थे किराया लेते टाइम, विराट कोहली लंदन में रहता है, प्रॉपर्टी दिल्ली में है, वो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी किराए पे दी, बताओ क्या माना जाएगा, वो किराया माना जाएगा कि उसको कहां अक्रू हो रहा है, इंडिया में, चाहे वो फिजिकली कहीं मर्जी रहता हो। एसेट अगर इंडिया में है, जैसे कि हो सकता है सोर्स इंडिया में, जैसे हो सकता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इंडिया में है, या शेयर्स इंडिया में है, प्रॉपर्टी शेयर्स इंडिया में है, तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड मिलेगा, वो भी आपको इंडिया में माना जाएगा। इंडियन कंपनी के शेयर बेच के कमाओगे, वो भी आपको इंडिया में माना जाएगा। या आपका बैंक अकाउंट इंडिया में है, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी इंडिया में है, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी अपना। प्रॉपर्टी से रेंट मिल सकता है, शेयर से क्या क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, या उसको बेचकर कैपिटल गेन हो सकता है। बैंक अकाउंट से क्या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये सारी इनकम, इंटरेस्ट की, रेंट की, डिविडेंड की, अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया में है तो मान लिया जाएगा कि वो इनकम कहां अक्रू हो रही है, इंडिया में, चाहे तुम कहां रहते हो, बाहर। मैं सिंगापुर में बैठे बैठे बीच पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने बोला, लेकिन शेयर कौन सी कंपनी का था, इंडियन कंपनी का, तो इनकम मेरे को कहां मानी जाएगी, इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। बताओ समझ आ गया। अगली बात ही वही है, सैलरी, ये समझाता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। फोर्थ बात, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। यूक्रेन की एम्बेसी में काम कर रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिल रही है, वो अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी, आपको टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन परक्यूजिट और अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। अब परक्यूजिट क्या होता है, अलाउंसेस क्या होता है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा, सैलरी चैप्टर में आपको कराऊंगा कल की क्लास में। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज परक्यूजिट एंड व्हाट इज अलाउंसेस। तो परक्यूजिट और अलाउंसेस जो है एग्जम्प्ट रहेंगे ऐसे बंदे को, लेकिन जो सैलरी मिलेगी इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि वो बाहर काम कर रहा है, तो उसको अक्रू इन इंडिया माना जाएगा और उसको टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटा, गिफ्ट वाली बात थोड़ी देर में बताता हूं। डिविडेंड, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, ये वाली बात भी आपको करा दी थी मैंने कि इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है वो भी आपको इंडिया में ही माना जाएगा। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे थे। सीधा बाहर का क्या मतलब है, अमेरिका में काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी नहीं है, हाँ, अमेरिका में काम कर रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो वो आपको टैक्सेबल होगी, डीम्ड अक्रू माना जाएगा। इंडियन एम्बेसी तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये डायग्राम तो जस्ट एक एग्जांपल है। यहां इस सेंटेंस में कहां लिखा कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो, इस सेंटेंस में सिर्फ ये लिख रखा है ना कि भाई इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है इंडियन सिटीजन को, बस इतनी बात लिखी है, ये नहीं लिखा। अच्छा याद रखो, इंडियन सिटीजन को,
मान लो इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है कोई अमेरिका के सिटीजन को, मान लो विराट कोहली का बच्चा पैदा ही लंदन में हुआ तो लंदन का सिटीजन है, वो पासपोर्ट उसके पास लंदन का है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट में जॉब करता है, इंडियन गवर्नमेंट से उसको सैलरी मिल रही है, वो अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। तो एम्बेसी तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, और भी लोग हो सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के पास जॉब करते होंगे, रहते बाहर हैं, तो उनकी सैलरी भी इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। इसके बाद बेटा अब खत्म ये वाला टॉपिक, और मैं आपको कराता हूं जो पीछे एक टॉपिक बच गया था वो कराता हूं, जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 10 बच गया था वो कराता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 10 आपको जो है वो समझ आएगा आफ्टर सैलरी चैप्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आएगा आफ्टर सैलरी चैप्टर, आप उसको इग्नोर कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, ये आपको सैलरी चैप्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब आते हैं इस पे 11th कॉन्सेप्ट पे जो आपको पढ़ा रहा था, वो है बेटा कौन कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल अभी आपको कराए हैं, एक दो एग्जांपल और कराता हूं। जैसे पहला पॉइंट लिख रखा है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये क्या चीज है, अब इंडिया के अंदर जैसे टेस्ला कंपनी है, वो टेस्ला कंपनी अमेरिका की कंपनी है, या बीवाईडी कंपनी है, बीवाईडी कंपनी चाइना की कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है, टेस्ला भी अमेरिका की कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचती है। इंडिया में उनका कोई अभी तक वो नहीं था, आई मीन कोई फिजिकल स्टोर नहीं था, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, तो वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी, कोई एक आधी गाड़ी बिक रही थी बीवाईडी में। तो कैसे बिक रही थी बीवाईडी की गाड़ी, एजेंट रखा हुआ है उन्होंने इंडिया के अंदर कि भाई हमने एक कंपनी या एक बंदे को अपॉइंट कर रखा है, जैसे रोल्स रॉयस वगैरह है, इंडिया में जो लोग रोल्स रॉयस लाते हैं वो सारी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, बाहर बनती हैं और वो यहाँ पर आती हैं। इंडिया में किसी कंपनी को उन्होंने एजेंट बना रखा है कि ये हमारा एजेंट है और ये स्पेशल ऑर्डर पे ही वो गाड़ियां इंपोर्ट करेगा। उनका फिजिकली कोई वो नहीं है, स्टोर नहीं है रोल्स रॉयस का, फिजिकली इंडिया में वो प्रेजेंट नहीं है, चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे और लग्जरी एस्टन मार्टिन हो, या कोई और गाड़ी हो, लैम्बोर्गिनी का तो आई थिंक है शोरूम, बाकी जो रोल्स रॉयस है या उससे भी ज्यादा लग्जरी गाड़ी है, तो वो सारी की सारी इंडिया के अंदर कैसे जो फिल्म स्टार वगैरह लेकर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक एजेंट के थ्रू ही लेकर आते हैं, कि बाहर से इंपोर्ट होता है, स्पेशल उनको ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगभग 100% के आसपास लगती हैं, तो वो कस्टम ड्यूटीज पे करते हैं और फिर वो लेकर आते हैं, उस गाड़ी को इंपोर्ट करते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि रोल्स रॉयस कंपनी के बारे में सोचो या टेस्ला कंपनी के बारे में सोचो, टेस्ला का तो अब इंडिया में शोरूम बन चुका है, टेस्ला का एग्जांपल यहां सही नहीं है, आप मान लो रोल्स रॉयस के बारे में सोचो, रोल्स रॉयस के बारे में सोचो, वो इंडिया में गाड़ी बेच रहा है, एक एजेंट है राधेश्याम उसके थ्रू। अब ये जो गाड़ियां मान लो एक साल में 5 गाड़ी बिकी चाहे, बट उन 5 गाड़ियों के ऊपर भी कम से कम उन्होंने क्या कहते हैं कंपनी वालों ने 2-4 करोड़ तो कमाए होंगे, क्योंकि 6-7 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी होती है, तो 1 करोड़ तो क्या पता पर पीस कमाते होंगे, या 50 लाख तो पर पीस कमाते होंगे। तो अगर 50 लाख पर पीस भी कमाएंगे, साल की मान लो 10 गाड़ियां बिकी तभी 5 करोड़ कमाएंगे। तो जो 5 करोड़ कमाए हैं इंडिया में गाड़ी बेचकर, क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? पॉइंट ये है, क्योंकि ये कंपनी एनआर है, बाहर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, एनआर है कंपनी, कंट्रोल आउटसाइड। एनआर कंपनी का स्टेटस कैसे निकालते हैं याद है आपको? कंट्रोल देखते हैं ना, पोयम, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो एनआर बन जाएगी, फॉरेन कंपनी है, एनआर है। इसको तो इंडिया में इनकम तभी टैक्सेबल हो सकती है जब इनकम नंबर क्या बने 1, और इनकम नंबर 1 रिसीव तो आउटसाइड इंडिया होगा, क्योंकि पेमेंट जो है वो डॉलर्स में जाएगी। जो फिल्म स्टार खरीदते हैं उनको पहले रुपया कन्वर्ट करवाएंगे डॉलर में और डायरेक्टली वहां उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट करवाएंगे, तो ये वाला काम होगा, तो डॉलर में पेमेंट जाएगी। उनका कोई इंडिया में बैंक अकाउंट नहीं है रोल्स रॉयस का कि इंडिया में उनका बैंक अकाउंट है उसमें पैसे डाल दो, तो पेमेंट जाएगी बाहर, तो रिसीव होगा आउटसाइड इंडिया। अब बात ये आती है कि क्या रोल्स रॉयस की जो गाड़ी ने बिकी है, क्या अक्रू इंडिया में माना जाएगा या बाहर? अक्रू वैसे तो बाहर माना जाना चाहिए, बताओ क्यों? क्योंकि कंपनी बाहर बैठे बैठे फोन पे सारा काम कर रही है, वेबसाइट से सारा काम कर रही है, तो आउटसाइड इंडिया माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने इंडिया में कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है, उस एजेंट को बोलेंगे हम बिजनेस कनेक्शन। हां, अगर इंडिया में एजेंट भी नहीं है
कोई कस्टमर गया, जैसे मैं गया, मैं दुबई गया, वहां से मैं आईफोन उठाकर ले आया इंडिया में, क्या मतलब खरीद के ले आया इंडिया में, तो क्या उस आईफोन की इनकम एप्पल को टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं होगी भाई। क्यों टैक्सेबल होगी? मैं गया, मैं दुबई से, मैंने दुबई में खरीदा और वो मैं खरीद के इंडिया में ले आया। या काफी सारे यूट्यूबर आजकल, एक था कोई यूट्यूबर कर लेता है कि भाई वो दुबई गया, वहां उन्होंने गाड़ी खरीदी, दुबई में सस्ती मिलती है, वहां से गाड़ी खरीद कर वो इंपोर्ट करके इंडिया ले आया खुद। इंडिया में उस कंपनी का कोई एजेंट नहीं है, यूट्यूबर गया, उसने क्या कहते हैं अपना दुबई में गाड़ी खरीदी कोई भी कंपनी की, और वहां पे उसने इंडिया में इंपोर्ट करके ले आया, अपने शिप में कंटेनर में डलवा के इंपोर्ट ड्यूटी पे करके इंडिया में ले आया। तो क्या वो गाड़ी की इनकम जो दुबई की कंपनी है उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं होगी। देर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में तब माना जाएगा जब इंडिया में आप गाड़ियां बेच रहे हो या मोबाइल बेच रहे हो, किसके थ्रू? इंडिया के किसी एजेंट के थ्रू। हाँ, अगर आपका खुद का ऑफिस है फिर तो भाई आप अक्रू भी इंडिया में हो गया, फिर तो डीम करने का जरूरत ही नहीं है। अगर जैसे एप्पल का खुद का शोरूम है इंडिया में, जितने आईफोन बिकते हैं इंडिया के अंदर, उसको इनकम इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो यहां क्या बोल रहा हूं, उसका कोई ऑफिस भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक एजेंट रख रखा है और एजेंट बेच रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, जितना एजेंट वो बेचेगा उसके ऊपर जो इनकम होगी एप्पल कंपनी की या इस टेस्ला कंपनी की या रोल्स रॉयस कंपनी की, उस जो इंडिया से इनकम हुई है, मैं ये नहीं कह रहा टेस्ला की सारी वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, नहीं, जो उस एजेंट के थ्रू गाड़ियां बेचकर वो जो इनको इनकम हुई है, वो इनकम क्या मान ली जाएगी? डीम्ड अक्रू इन इंडिया। यानी कि अगर आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है एजेंट, अगर आपका इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है तो वो उसके थ्रू जो इनकम होगी वो इनकम क्या मान ली जाएगी? डीम्ड अक्रू इन इंडिया। और ये इनकम नंबर क्या बन जाएगी? 1। और 1 इनकम किसको टैक्सेबल हो जाती है? एनआर को भी टैक्सेबल हो जाती है। बात समझ आ गई बेटा आपको? तो आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें सेंटेंस में लिखा आएगा कि दिस इज अ फॉरेन कंपनी एंड इट हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और उससे इनकम इतनी हुई, तो आप सोच लेना कि इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी? ये 1। और ये किसको टैक्सेबल हो जाएगी? सबको। आ गया समझ बेटा? सो नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट प्रॉपर्टी वाला करवा दिया था मैंने आपको, ये भी करा दिया था। इसमें कोई हाँ पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच गया। थर्ड पॉइंट सुनो, एक बंदा है जो, मान लो मैं हूं, सारी उम्र मैंने इंडिया में काम किया, 60 साल की उम्र तक सारी उम्र इंडिया में काम किया, पारस से मैंने सैलरी कमाई, और अब पारस ने मेरी पेंशन बना दी 60 साल के बाद कि आपको काम नहीं करना, पेंशन मिलेगी 20,000 महीना, 30,000 महीना, कुछ भी। और मान लो मैं दुबई जाके सेटल हो गया, जब पेंशन मेरे को मिल रही है, रिसीव कहां हो रही है? मैंने दुबई का बैंक अकाउंट दे दिया पारस को कि इसमें डलवा देना दिरहम, पैसे मिल रहे हैं मेरे को दुबई में, रिसीव इन दुबई, और पेंशन अक्रू कहां हो रही है? बात यह है। हाँ बेटा, इंडिया में कैसे? मैं तो दुबई रह, जब मेरे को पेंशन मिल रही है मैं दुबई रह रहा हूं, तो अक्रू दुबई नहीं होगी? अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक डीमिंग प्रोविजन बनाया कि अगर आपको पेंशन या सैलरी मिल रही है उस टाइम के लिए जिस टाइम तुमने कहां जॉब की थी? इंडिया में। ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर लूप होल निकालने के लिए मैं क्या करूं, सारा साल में इंडिया में जॉब करूं और 10 दिन में चला जाऊं दुबई। जब पैसे मिलने की बारी आए तो मैं कहां चला जाऊं? दुबई। मैं इनको बोलूं सारा साल मेरे को कोई पैसा ना दिया करो, जिस दिन मेरे को 50 लाख देने हैं वो क्या कहते हैं मैं दुबई चला जाऊंगा, उसके जब मैं दुबई जाऊंगा ना वहां बैंक अकाउंट में डलवाना, और क्या कहते हैं मैं जब दुबई होऊंगा ना तब एकदम से मेरे को डलवा देना पैसे। तो क्या वो अक्रू इंडिया में माना जाएगा या आउटसाइड इंडिया? तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बना दिया, एक रूल कि भाई अगर आपको सैलरी मिल रही है किस टाइम की? जिस टाइम आपने काम कहां किया था? इंडिया में। इंडिया में काम करने की सैलरी मिल रही है तो सैलरी अक्रू कहां मानी जाएगी? इंडिया में मानी जाएगी। चाहे आपको काम के बाद मिल रही हो या कभी मिल रही हो, आपको इंडिया में जो है क्या कहते हैं मानी जाएगी, चाहे रिटायरमेंट के बाद मिल रही हो। तो देखो लिख रखा है सैलरी इनकम रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अरे काम तुमने किया इंडिया में, अब पैसा मिलने की बारी आ गई तो इंडिया से बाहर चले गए, तो वो सैलरी आपको इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, डीम टू अक्रू इन इंडिया। इंडिया में अक्रू मानी जाएगी, चाहे वो उस काम से पहले पैसे मिले चाहे काम के बाद पैसे मिले,
काम इंडिया में किया था तो सैलरी इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। अच्छा अब सर आप बोलोगे इस पॉइंट में आपने तो बोला था नहीं मानी जाएगी, यहां बताओ इस पॉइंट में और अभी जो मैंने बताया उसमें क्या फर्क है? इस पॉइंट में यह फर्क है कि यहां काम कहां किया था, अमेरिका में काम कर रहा है, वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में बैठे बैठे काम कर रहा है, उस केस में यहां इनकम नंबर 3 बन रही है। बट अगर मैंने काम किया इंडिया में, बट इंडिया में काम करने के बाद जब सैलरी मिलने की बारी आई तो मैं कहां चला गया, बाहर, तो सैलरी वो अक्रू मेरे को कहां मानी जाएगी, इंडिया में ही मानी जाएगी। इसके बाद है बेटा गिफ्ट। अब मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है, लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है वो रेजिडेंट है, मतलब इंडिया का है, इंडिया में रहता है, और जो लड़की है वो किसी और कंट्री में रहती है, थाईलैंड, चाइना, रशिया, जापान, अर्मेनिया, किसी भी कंट्री में रह सकती है, यूरोप, स्विट्जरलैंड, कहीं भी रह सकती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो फॉरेन में रहती है लड़की, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है, ये सोचो कि लड़का और लड़की होना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो। तो अगर एक रेजिडेंट, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है अगर कोई एक रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट करता है पैसा, मनी, रोकड़ा, या तो उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या कैश देगा उसको, तो अगर उसको गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट लड़की को या उस नॉन रेजिडेंट को डीम्ड अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात आप सोचोगे, लड़की को पैसे मिल रहे हैं, जिसको भी पैसे मिल रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, जो नॉन रेजिडेंट है, वो उसको रिसीव कहां हो रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट में, जो अमेरिका में बैंक अकाउंट है या जो जिस भी कंट्री में बैंक अकाउंट है, तो रिसीव वहां हो रहे हैं। दूसरा अक्रू कहां हो रहे हैं, जब उसने गिफ्ट कमाया तो गिफ्ट वो फिजिकली कहां थी, बाहर थी, इंडिया से बाहर थी। उसने लड़के को पटाया फोन पे बात करके, वो कहां थी फिजिकली, इंडिया से बाहर थी। तो इसका मतलब ये है कि जो गिफ्ट अक्रू हो रहा है वो कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है। अक्रू बाहर है, रिसीव बाहर है, तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जिसे गिफ्ट मिल रहा है वो कहां का है, इंडिया का, तो हम ये इनकम आपको क्या मान लेंगे, डीम्ड अक्रू इन इंडिया। तो अगर किसी इंडिया के रेजिडेंट से गिफ्ट मिलेगा फॉरनर को, इंडिया के रेजिडेंट से गिफ्ट मिलेगा फॉरनर को, तो उस केस में उसको हम अक्रू इन इंडिया मान लेंगे और उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो गिफ्ट कितने का होना चाहिए, 50,000 से ऊपर का, और गिफ्ट मनी होनी चाहिए, कैश, इन काइंड गिफ्ट नहीं होगा, कैश होगा। कैश मतलब चाहे बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दिया हो, बैंक अकाउंट या कैश एक ही बात होती है, वो माना जाएगा मनी। देखो क्या लिख रखा है, मनी, मनी, मनी दी जाए विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, गिफ्ट कि बदले में कुछ करवाया ना हो, मनी दी जाए, वो उसी को बात कर रहे हैं, लेकिन बदले में कोई काम नहीं करवाया आपने, तो फ्री में मनी दी है, तो उसको गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट दिया जाए इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, लड़का लुड़का नहीं लिखा है, वो तो मैंने एग्जांपल बनाया, इंडियन रेजिडेंट के द्वारा मनी दी जाए, किसको, टू नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी। जरूरी नहीं है कि भाई एक इंसान को ही गिफ्ट हो सकता है, कंपनी को भी गिफ्ट हो सकता है, आपने किसी कंपनी को पेमेंट करी, तो गिफ्ट जो है नॉन रेजिडेंट कंपनी या नॉन रेजिडेंट इंसान होना चाहिए जिसको आपने गिफ्ट दिया, या RNOR भी हो सकता है, रेजिडेंट हो और बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ये भी अमेंडमेंट आई है तभी मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, थोड़ा चेंज है। तो आर बट एनओआर को भी गिफ्ट हो सकता है, ध्यान रखना। दोनों ही केस में इसको हम डीम्ड अक्रू इन इंडिया मान लेंगे गिफ्ट को, अगर वो अमाउंट जो है वो एक्सीड करती है 50,000 रुपए से। ये एक सेक्शन लिख रखा है, ये सेक्शन आपको अदर सोर्सेज में करवाऊंगा, ये एक सेक्शन लिख रखा है, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करवाऊंगा। वहां इस सेक्शन में यही बात लिख रखी है कि 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होता है तो ही टैक्सेबल होता है। तो सुनिए मैंने क्या बोला, कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या, पैसा गिफ्ट होना चाहिए काइंड में, पैसा
पहली चीज। दूसरी चीज, गिफ्ट देने वाला कौन हो, गिफ्ट लेने वाला कौन हो, नॉन रेजिडेंट कंपनी या नॉन रेजिडेंट पर्सन, या आर बट एनओआर। अमाउंट कितनी, 50,000 से ज्यादा एक साल में। मतलब ऐसा नहीं कि एक बारी में 50,000, मान लो आप सारा साल 10,000 करके गिफ्ट कर रहे हो तो एक साल में 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आगे लिख रखा है बेटा, 6 पॉइंट आपको करवा दिया, 7th पॉइंट करवाता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7th पॉइंट। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। एक बंदा है बेटा नॉन रेजिडेंट, जैसे नॉन रेजिडेंट बना रखा है मैंने, बिल गेट्स की फोटो है ये, अगर आपने पहचाना हो तो। बिल गेट्स कौन थे या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पहले फाउंडर थे, और अब तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ किसी और को बना रखा है, सत्या नडेला को, बट पहले बिल गेट्स चलाते थे। तो वो पहले सबसे अमीर इंसान थे, अब तो ये अमीर इंसान के लिस्ट में इलोन मस्क आ गया। इलोन मस्क के भी ऊपर निकल चुका है एक बंदा जो एनवीडिया कंपनी का मालिक है। एनवीडिया कंपनी का जो मालिक है वो उससे भी ऊपर निकल चुका है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो नाम मेरे को याद नहीं है उनका। और अभी मुकेश अंबानी से भी मीटिंग थी उसकी थोड़े दिन पहले, हाँ वैसे जो हुआंग हुआंग वही है। तो वो इलोन मस्क पहले सबसे अमीर था, अब एनवीडिया कंपनी चिप बनाती है, एआई का जमाना है इसलिए एआई वाली कंपनी आगे निकल रही है, तो वो सबसे अमीर बन चुका है। तो मान लो ये जो बंदा है क्या कहते हैं अपना बिल गेट्स, ये अमेरिका का है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। इसने इंडिया में लोन दिया, इंडिया में लोन दिया, और किसको लोन दिया, तो क्या लिख रखा है, एनआर ने लोन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इंडिया में लोन दिया, इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को, मोदी को लोन दिया। मोदी इस लोन को चाहे कहीं मर्जी यूज करे, ध्यान रखना, मोदी इस लोन को चाहे कहीं मर्जी यूज करे, नो नीड टू चेक प्लेस ऑफ यूज। चाहे मोदी इस लोन को बांग्लादेश को गिफ्ट कर दे, चाहे मोदी इस लोन को जो है श्रीलंका को गिफ्ट कर दे, कुछ मर्जी करे मोदी इसका। अगर इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया है बाहर के किसी बंदे ने, एनआर ने, उस लोन के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो बाहर के बंदे ने क्या दिया है, लोन, और लोन के बदले में वो क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। एक एनआर ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया और वो इंडियन गवर्नमेंट से क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट उसको डीम्ड अक्रू क्या मान लिया जाएगा, इंडिया में, यानी कि इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी, 1, और सबको टैक्सेबल हो जाएगी। अब सर ये क्या बात होती है, एक बात सोचो, ये जो बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है, इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन से बैंक अकाउंट में मिलेगा, बाहर के बैंक अकाउंट में मिलेगा, बाहर के बैंक अकाउंट में मिलेगा। और दूसरा, तो मतलब रिसीव बाहर हो रहा है, और दूसरा बताना अक्रू कहां हो रहा है, अक्रू भी बाहर हो रहा है, क्योंकि जब वो कमा रहा है तो कहां रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, अमेरिका में। तो रिसीव भी बाहर, अक्रू भी बाहर, तो इनकम नंबर 3 बननी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसको क्या बना दिया, इनकम नंबर 1। गवर्नमेंट कहती है पैसे किसने दिए, इंटरेस्ट के, मैंने दिए ना, तो मैं पहले तुम्हारा टैक्स काटूंगा, यानी कि टीडीएस काट के फिर पेमेंट करूंगा। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट से इस एनआर को पैसे मिलेंगे अपना लोन के इंटरेस्ट के, लोन तो टैक्सेबल नहीं होता, लोन तो उसने दिया था, वो थोड़ी टैक्सेबल होगा, जो इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा वो इंटरेस्ट उसको टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम नंबर 1 बन जाएगा। बताओ समझ आ गया आपको। दूसरी बात, अगर जो इंटरेस्ट है वो अब लोन गवर्नमेंट को ना दिया हो, गवर्नमेंट की जगह किसी इंडिया के रेजिडेंट को दिया हो, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ने लोन लिया बिल गेट से, मुकेश अंबानी इस पैसे को कहां यूज करेगा, अब क्या कहते हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसा यूज इंडिया में होना चाहिए। मुकेश अंबानी उस पैसे को अगर इंडिया में यूज करे, देखो लिख रखा है, अगर ये पैसा, अगर मनी यूज हो जाए आउटसाइड इंडिया तो फिर डीम्ड अक्रू नहीं माना जाएगा। अगर मनी आउटसाइड इंडिया यूज हो जाए तो डीम्ड अक्रू नहीं माना जाएगा। मतलब ये, मुकेश अंबानी ने लोन लिया कहां से, मुकेश अंबानी ने लोन लिया कहां से, एनआर से, और मुकेश अंबानी ने वो पैसा यूज कर दिया श्रीलंका में, मान लो
मुकेश अंबानी ने कहा मैं श्रीलंका में एक डैम बना रहा हूं, वहां पैसा यूज करूंगा, तो जो इंटरेस्ट कमाएगा एनआर वो इंडिया में उसको अक्रू नहीं माना जाएगा। और यदि मुकेश अंबानी ने वो पैसा यूज कर दिया इंडिया में जियो के अंदर, तो वो डीम्ड अक्रू माना जाएगा और उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मुकेश अंबानी ने वो पैसा यूज कर दिया अफ्रीका के अंदर, डीम्ड अक्रू नहीं माना जाएगा। समझ आ गया बेटा आपको? तीसरा केस, अगर नॉन रेजिडेंट ने लोन लिया, मतलब ये यहां जो बिल गेट्स है उससे लोन लिया एक और नॉन रेजिडेंट ने, जैसे कि इलोन मस्क। इलोन मस्क ये भी एनआर है, तो एक एनआर से दूसरे एनआर ने लोन दिया और इलोन मस्क इसको दे रहा है बदले में इंटरेस्ट। एक एनआर से दूसरे एनआर ने लोन लिया और इलोन मस्क इंटरेस्ट दे रहा है। क्या इंडिया में टैक्स होने का कोई भी चांस है ही नहीं भाई। आपस में लोन लिए जा रहे हैं, तुम्हारे को क्या दिक्कत है? तो सारे वर्ल्ड के लोग आपस में लोन ले रहे होंगे, जापान में भी बहुत लोग हैं आपस में लोन ले रहे हैं, इंडिया में टैक्सेबल कर दोगे? ये एक ही कंडीशन में इंडिया में टैक्सेबल होगा, वो ये है अगर ये पैसा, लोन का पैसा एनआर इलोन मस्क कहां यूज करेगा? इंडिया में, तो उस केस में ये इंटरेस्ट इंडिया में क्या हो जाएगा? अक्रू माना जाएगा। देखो क्या लिख रखा है, अगर नॉन रेजिडेंट से लोन लिया गया है तो अगर मनी यूज इन इंडिया है तो उस केस में ये इनकम नंबर 1 माना जाएगा, डीम्ड अक्रू माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। 100 बात की एक बात वो ये है, एक एनआर अगर कोई लोन का पैसा इंटरेस्ट कमा रहा है तो इंटरेस्ट इंडिया में एक ही कंडीशन में टैक्सेबल होगा, अगर उस लोन का पैसा कहां यूज हुआ है? इंडिया में। बस इतनी सी बात है। चाहे वो रेजिडेंट को दे, नॉन रेजिडेंट को दे, फर्क नहीं पड़ता, आपको बस यूज देखना है, यूज कहां हुआ। अगर पैसा इंडिया में यूज हुआ तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हां, अगर इंडियन गवर्नमेंट को देता है तो वहां यूज नहीं देखना। अगर इंडियन गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कमाएगा तो हमेशा ही उसको क्या कहते हैं? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगेन तीनों पॉइंट दोबारा सुनो। एक एनआर ने इंडिया में लोन दिया इंडियन गवर्नमेंट को, उससे इंटरेस्ट कमाया, वो इंटरेस्ट उसको क्या माना जाएगा? डीम्ड अक्रू इन इंडिया, नो नीड टू चेक प्लेस ऑफ यूज। सेकंड पॉइंट, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में एक रेजिडेंट को लोन दिया और रेजिडेंट से क्या कमाया? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट उसको टैक्सेबल तब होगा जब वो पैसा इंडिया में यूज होगा। और सेम पॉइंट अप्लाई होगा अगर एक एनआर ने दूसरे एनआर से लोन लिया होगा और इंटरेस्ट दिया होगा, तो वो भी इंटरेस्ट इंडिया में तब टैक्सेबल होगा जब वो पैसा इंडिया में किसी बिजनेस में यूज होगा। ठीक है, अब इसमें ना मैंने सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लिखा था, साथ में एक और बात भी लिखी थी। इंटरेस्ट के साथ रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी क्या होती है? हां, पेटेंट सॉफ्टवेयर। इंडियन गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जो चैट जीपीटी है उसके साथ टाई अप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि हमारे लिए चैट जीपीटी बनाओ, हमारी गवर्नमेंट के यूज के लिए। हम नॉर्मल चैट जीपीटी यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए बनाओ ताकि उसका डेटा इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि डेटा चोरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम के लिए हम यूज करेंगे तो हो सकता है डेटा अमेरिका में चला जाए। तो उसने कहा कि एआई बनाओ हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, मोदी यूज करेगा एआई। मोदी जो है चैट जीपीटी यूज नहीं करेगा, वरना मोदी का डेटा चला जाएगा कि मोदी कहां जा रहा है, किससे मीटिंग कर रहा है, कोई भी उड़ा सकता है उसको। तो इसीलिए वो डेटा जो है इंडिया में रहना चाहिए। तो चैट जीपीटी को बोला गया कि मोदी के लिए स्पेशल एआई बनाओ। तो अब ये जो एआई बनाया जाएगा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? चैट जीपीटी वालों को, जो कहां की फर्म है? अमेरिका की। तो मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया अमेरिका के अंदर कि उसका सॉफ्टवेयर यूज करा जाएगा, बदले में सॉफ्टवेयर की रॉयल्टी देंगे। बताओ वो रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी चैट जीपीटी को? यस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट ये सॉफ्टवेयर अमेरिका में यूज करे, कहीं मर्जी यूज करे, अगर इंडियन गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है तो हमेशा हमेशा के लिए वो रॉयल्टी कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया में। सेकंड पॉइंट, मुकेश अंबानी ने टाई अप किया चैट जीपीटी से। जैसे अभी उसको अपना मुकेश अंबानी ने चैट जीपीटी से किया था, पता नहीं, मैंने एजीएम देखी थी जियो की, जिसके अंदर मुकेश अंबानी ने एक बाहर के बंदे को बुलाया था, आई डोंट नो, शायद मेटा वाला आया था, वो मार्क जकरबर्ग। तो उसका जो एआई होगा ना, उससे टाई अप किया है मुकेश अंबानी ने कि हम मिलकर क्या, और सुंदर पिचाई से भी टाई अप किया है कि गूगल का जो एआई है ना
वो मिलकर रिलायंस के साथ मिलकर हम काम करेंगे। सुंदर पिचाई भी आया था इंटरव्यू के अंदर, वो 1 मिनट 2 मिनट बोल के गया था इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोला, तो वो कुछ बोल रहा था, तो वो ऐसा बोल रहा था कि भाई अपन क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और हम रिलायंस के साथ मिलकर काम करेंगे, गूगल और रिलायंस मिलकर काम करेंगे। तो अब इसके लिए बदले में रिलायंस क्या देगा उसको, पैसे, रॉयल्टी देगा, पैसे देगा। क्या वो रॉयल्टी सुंदर पिचाई यानी कि गूगल को इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? गूगल एनआर है, क्या एनआर को रॉयल्टी टैक्सेबल होगी? अरे इतना क्या सोच रहे हो तुम, बहुत आसान है। अगर वो सॉफ्टवेयर कहां यूज होगा, इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस कंपनी है तो इंडिया में यूज होगा ना, और कहां यूज करेगी, इंडिया में यूज होगा, तो वो रॉयल्टी कहां टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम नंबर 1 मान ली जाएगी, तो एनआर को भी क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल। तीसरा केस, मान लो फेसबुक यानी कि मेटा और दूसरा रेबेन कंपनी, ये भी क्या कहते हैं, दोनों बाहर की कंपनियां हैं, आपस में टाई अप कर रही है और आपस में एक दूसरे को रॉयल्टी दे रही है। क्या वो रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल होगी? सिर्फ एक ही कंडीशन में टैक्सेबल होगी, अगर वो सॉफ्टवेयर कहां यूज किया जाए, इंडिया में। आगे बात समझ। लास्ट लिख रखा है यहां पर फीस। अब फीस क्या है? फीस होती है कंसल्टेंसी की फीस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि भाई मोदी ने कंसल्टेंसी ली, इंडिया में ना एक डैम बनाना है पाकिस्तान के ऊपर बाढ़ लाने के लिए, कि अपने जो जम्मू कश्मीर में नदियां हैं उन नदियों के ऊपर डैम बना देते हैं, जब हमारे को पानी जरूरत होगी हम डैम में पानी रोक लेंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो डैम खोल देंगे, सीधा पानी जो है वहां पे जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। तो ये काम करना है। अब इसके लिए इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं या इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका दिमाग थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हमने बाहर से चाइना से किसी को बुलाया। चाइना ने यह काम ऑलरेडी कर रखा है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रखे हैं बहुत सारे, वो इंडिया में कभी भी बाढ़ ला सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर ब्रह्मपुत्र के अंदर पानी छोड़ दें तो इंडिया में बाढ़ आ जाएगी। सारा कुछ चाइना के कंट्रोल में है, हमें जो है उसके दबाव में रहना पड़ता है। चाइना ने सब अपनी नदियों के ऊपर बांध बना रखे हैं, तो ये काम अपन इंडिया करना चाहता है, पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में रहे, कि पाकिस्तान को एक धमकाएंगे कि पानी छोड़ूं क्या, इतने में जो है उसको पैंट गिल्ली हो जाएगी। तो अपन ये बांध बनाना चाहते हैं, मान लो डैम बनाना चाहते हैं, तो चाइना से सीखना चाहिए हमें। तो चाइना के इंजीनियर बुलाएं और वो डैम बनाने के लिए क्या करेंगे, कंसल्टेंसी देंगे इंडियन गवर्नमेंट को, और बदले में फीस लेंगे जिसको बोलते हैं टेक्निकल फीस। क्या वो टेक्निकल फीस इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, तो क्या मान लेंगे, अक्रू इन इंडिया। सेकंड केस, मुकेश अंबानी ने बनाया अपना एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग एंटीलिया, तो जो एंटीलिया उसका घर है जिसके अंदर पता नहीं कितनी मंजिल है और कितने का बनाया गया है, तो उसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट की सर्विस लगी थी वो बाहर का आर्किटेक्ट था, मान लो फ्रांस का आर्किटेक्ट था। तो मुझे बताओ उस आर्किटेक्ट की सर्विसेज को बदले में क्या दिया होगा, टेक्निकल फीस। वो फीस दिया होगा एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जो कि प्रॉपर्टी कहां पर है, इंडिया में। बताइए क्या वो फीस उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस, बताओ क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस कहां यूज हो रही है, इंडिया में, तो इसीलिए डीम्ड अक्रू क्या मान लिया जाएगा, इंडिया में। अब यही मुकेश अंबानी ने कहा कि सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करके हमें श्रीलंका में बनाना है। तो अगर आर्किटेक्ट उसने बुलाया श्रीलंका में बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या जो फीस दी जाएगी क्या उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी? नहीं, क्योंकि सर्विसेज कहां यूज हुई है, श्रीलंका में। अब एक एनआर दूसरे एनआर को पेमेंट दे, गूगल को ऑफिस बनवाना है इंडिया के अंदर, तो डेटा सेंटर बनवाना है, अमेरिका का आर्किटेक्ट हायर किया गया, तो अमेरिका के आर्किटेक्ट को पेमेंट की गई, एक एनआर ने दूसरे एनआर को पेमेंट करी, बट वो बिल्डिंग कहां बननी है, इंडिया में, सर्विसेज कहां यूज हो रही है, इंडिया। क्या वो टेक्निकल फीस टैक्सेबल होगी? यस। तो जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इंटरेस्ट का, वो सेम कॉन्सेप्ट किस किस में लगता है, 3 जगह, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, तीनों जगह सेम कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो सर्विसेज कहां यूज हो, इंडिया में, तो वो टैक्सेबल कहां हो जाता है, इंडिया में। और या फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिल रहा है तो हमेशा ही कहां टैक्सेबल होता है, इंडिया में। नो नीड टू चेक प्लेस ऑफ यूज। बताओ जी, समझ आ गया आपको? इसी के साथ आज की क्लास को अपन करते हैं खत्म। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं करना बेटा, आपको 2 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना, ये काट दो, ये सारे समझा दिए मैंने। तो पेज नंबर 14 आप कर सकते हो कट, ये मैंने समझा दिया है बातों बातों में। बाकी एक पेज रह गया जो मैं आपको कब करवाऊंगा, कल की क्लास में, और इसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन आपको दे दिए, 4, एक क्वेश्चन और देना है, बताना कौन सा क्वेश्चन रह गया। क्या मैं 6 दे दिया? 6 होमवर्क से कर लो फिर, तो 6 और कर लो, और
7 भी कर लो। उसका आंसर दे ही रखे आपको बुक में, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 मिनट लगेंगे। 6 7 8 11 और 14 की जगह आप कर लो 12 और 13, क्योंकि दोनों के आंसर दे रखे हैं बुक में। तो कितने हो गए आपके? नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया। 6 7 8 9 10 पहले करवा दिया था, 11 12 13, 1 2 3 4 5 6, 6 बहुत है, 6 कर लो, बाकी फिर कल दे देंगे आपको होमवर्क। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।